यूजीसी की समानता संबंधी गाइडलाइन आने के बाद एक नया और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में हायर स्टडीज में ओबीसी, एसटी, एससी और जनरल का अनुपात कितना हो गया है? यह पिछले कुछ दशकों में कितना बढ़ा और भेदभाव की शिकायतें भी किस तरह बढ़ रही हैं। साथ में ही आज आपको यह भी बताएंगे कि रिजर्वेशन के अनुसार हायर स्टडीज में कितनी सीटों का अनुपात तय है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारती टीवी। दोस्तों, भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में स्टूडेंट्स का अनुपात क्या है? क्या सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी? क्योंकि इस समय हमारे देश में यूजीसी का एक नया कानून आया है और इस कानून के खिलाफ सवर्ण लगातार विरोध कर रहे हैं और मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आंखें नहीं खुली, वो अपने 3 मांगे कर रहे हैं कि आप 3 डिमांड, उनकी जो 3 डिमांड है आप उसको ऐड कर दीजिए, विरोध खत्म। जो पहले का ड्रॉप था आप उसको ही लागू कर दीजिए, विरोध खत्म है हमारा। लेकिन मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि हायर स्टडीज में कितनी सीटों का अनुपात तय है। आप इस वीडियो में सब कुछ समझिए। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर पूरे देश में गुस्सा बढ़ रहा है। एक बड़ा वर्ग इसे एक तरफा बता रहा है तो यह भी मान रहा है कि नए नियमन जनरल कैटेगरी खुद ब खुद ऑफेंडर मान रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अगड़ों और पिछड़ों का अनुपात क्या है? खुद आंकड़े क्या कहते हैं कि इन उच्च शिक्षण संस्थाओं में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के छात्रों का अनुपात क्या है? भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्रों के सामाजिक जातिगत अनुपात का सबसे भरोसेमंद उपलब्ध डेटा सरकारी सोर्स ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में मिलता है। इससे पता चलता है कि हमारे हायर स्टडीज इंस्टीट्यूट्स में कितने सवर्ण, ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणी के छात्र पढ़ते हैं। आपको जो मैं बताने जा रहा हूं ये प्रतिशत में बताऊंगा, मतलब फीसदी में। आपको बता दें कि ओबीसी के 35.8% छात्र पढ़ते हैं, एससी के 14.2% पढ़ते हैं, एसटी के 5.8% पढ़ते हैं और जनरल के 44.2% पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में जनरल और अन्य में आमतौर पर सवर्ण, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी और कुछ अन्य श्रेणियां शामिल रहती हैं। आपको बता दें कि IIM का एक हालिया अध्ययन बताता है कि एससी, एसटी प्लस ओबीसी छात्रों का सामूहिक हिस्सा जो है वो लगभग 61% तक पहुंच चुका है और सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस का जो हिस्सा है जल्दी ही घटकर लगभग 39% रह गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि अब उच्च शिक्षा में आरक्षण श्रेणियां कुल नामांकन के ज्यादातर हिस्से पर हावी हैं। आपको ले चलते हैं 1970 और 1980 के दशक की तरफ। उस समय राष्ट्रीय स्तरीय जातिगत नामांकन डेटा उपलब्ध नहीं था। 1970 और 80 के दशक में उच्च शिक्षा में भागीदारी का औपचारिक सर्वेक्षण नहीं हुआ करता था। ओबीसी आरक्षण की नीति भी लागू नहीं हुई थी, जो मंडल कमीशन की संतुष्टियों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने लागू की। इस वजह से उच्च शिक्षा में सवर्ण बहुत अधिक बहुमत में थे। आपको बताते हैं कि 1990 के दशक में जब मंडल कमीशन की संस्तुतियों का लागूकरण शुरू हुआ तो ओबीसी के लिए 27% आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में लागू हुआ, जिसका असर 1980 के दशक के मध्य और अंत में छात्रों के नामांकन में दिखने लगा। सामान्य अनुमान के अनुसार जो अनुपात था कुछ इस तरह: सवर्ण जनरल 50 से 65%, ओबीसी 15 से 30%, एससी 10 से 18%, एसटी 5 से 10%। आपको बता दें कि एससी, एसटी, ओबीसी के नामांकन में वृद्धि
के पास सन 2000 के आसपास होनी शुरू हुई और 2010 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी। आरक्षण किस तरह मिले, आप ये भी समझिए। सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय में नियमित सीट आरक्षण इस तरह होता है, ये केंद्र सरकार की नीति के आधार पर तय होते हैं, अलग अलग संस्थाओं में लागू होते हैं। कुछ संस्थानों में यह अलग भी हो सकता है, जैसे आईआईटी, आईआईएम में जनरल छात्रों की हिस्सेदारी अधिक हो सकती है। वैसे आबादी में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिशत अधिक होने और समय के साथ इनकी शिक्षा तक पहुंच बढ़ रही है। आपको बता दें कि आरक्षण का जो दायरा है आप वो समझिए। ओबीसी 27% में, एससी 15% में, एसटी 7.5% में और ईडब्ल्यूएस 10% में। अब आपको बताने चल रहे हैं साथियों कि जातिगत भेदभाव के कितने मामले आए हैं, आप वो समझिए। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत आधारित भेदभाव और एससी एसटी एक्ट से संबंधित मामलों में शिकायत की संख्या बढ़ रही है। जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इन मामलों में 118.4% आई है। आपको बता दें कि 2019 से लेकर 2024 के बीच यूजीसी को कुल 1160 शिकायतें मिली और रिपोर्ट के अनुसार करीब 90% मामलों का समाधान कर लिया गया है। लंबित मामलों की संख्या भी 18 से बढ़कर 108 हो गई है। आपको बता दें, आपको एक आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि देश के 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों के समान अवसर प्रकोष्ठों और एससी एसटी सेल द्वारा रिपोर्ट किए गए हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने छात्र आत्महत्याओं पर भी चिंता जताई, जिसमें जाति भेदभाव को एक बड़ा स्ट्रेसर यानी तनाव कारक के रूप में पहचाना गया। अब आप ये समझिए कि जो शिकायत होती है उस पर कार्यवाही कैसे होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में शिकायतों के लिए एससी एसटी ओबीसी एक सेल है और लाइजन अफसर आधारित है, मतलब लाइसन अफसर तैनात है। यदि कोई प्रोफेसर या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे निलंबित किया जाता है या पदोन्नति रोक दी जाती है। हाल के वर्षों में डीयू के कुछ कॉलेजों और प्रिंसिपलों के खिलाफ भी एससी एसटी एक्ट के तहत जांच शुरू की गई, जहां पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शिक्षण संस्थानों में दर्ज मामलों में एफआईआर की दर अधिक है। शिकायतों पर पुलिस जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन मॉनिटरिंग सेल बनाया, जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है। अब जो नई गाइडलाइन जारी हुई है यूजीसी, वो क्या करेगी वो आप समझिए। देखिए, किसी भी संस्थान को शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर इक्विटी कमेटी की बैठक बुलाना अनिवार्य है। यह कमेटी शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक कदम उठाएगी। कमेटी को अपनी पूरी जांच करनी है और संस्थान के प्रमुख यानी कुलपति या प्रिंसिपल को 15 कार्य दिवसों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद संस्थान प्रमुख को अगले 7 दिनों के भीतर दोषी पर कार्यवाही शुरू करनी होगी। आप बताइए, आप अपनी राय बताइए, क्या यूजीसी का जो कानून आया है क्या एक तरफा है, जो सवर्ण आरोप लगा रहे हैं, या एससी एसटी ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए ये कानून बनाया गया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।